हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा के पाठ्यक्रम और गुरुकुल पद्धति। ये हायर एजुकेशन में यूजीसी नेट पेपर 1 में आता है। ये हमारी यूनिट 10 है पेपर 1 में। आज हमारी क्लास 4 है। इससे पहले हम 3 क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जा कर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी लगातार आ रहे हैं हायर एजुकेशन के। तो हमारी 2 क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, एक हायर एजुकेशन के कंटेंट की और एक हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम अपने आज का टॉपिक। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे शिक्षा के पाठ्यक्रम यानी एजुकेशन कोर्सेज, उसके बाद हम देखेंगे गुरुकुल पद्धति को। तो पहला पॉइंट है हमारा, ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य का अध्ययन ही था। तो पहले जो क्या था, ऋग्वेद था, और पूर्व वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था या पाठ्यक्रम था वो क्या था, वैदिक साहित्य। नेक्स्ट पॉइंट है, पवित्र वैदिक रचनाओं के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, गाथाएं एवं खगोल विद्या, ज्यामिति, छंद शास्त्र आदि अध्ययन के विषय थे। तो ये सभी क्या थे, ये अध्ययन के विषय थे। वैदिक जो साहित्य था वो तो पढ़ा ही जाता था, वैदिक रचनाएं पढ़ी जाती थी, मगर उसके अतिरिक्त भी ये इतिहास पढ़ते थे, पुराण पढ़ी जाती थी, गाथाएं, खगोल विद्या, ये सभी चीज़ें वहाँ पर पढ़ी जाती थी, अध्ययन की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक साहित्य का अध्ययन 9 या 10 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैदिक साहित्य का अध्ययन था वो किस एज से प्रारंभ किया जाता था। तो कैसे 9 या 10 वर्ष की आयु से आरंभ होती थी वैदिक साहित्य का अध्ययन। यही उपनयन का भी सही समय था, और ये इसी टाइम पे क्या होता था, उपनयन संस्कार भी किया जाता था, जब बच्चे का क्या होता था, दूसरा जन्म होता था। पॉइंट है, उपनिषद तथा सूत्रों के युग में पद पाठ, कर्म पाठ, जटा पाठ, घन पाठ विधियों द्वारा वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जा गया। तो जो वैदिक मंत्र थे, बोला जाता था कि आप उनका गलत उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी भी मंत्र का हम गलत उच्चारण करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए जो भी वैदिक मंत्र थे हमें उनका बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, अब वैदिक साहित्य बहुत ही क्या था, कठिन था, बहुत ही टफ था, तो उसको सरल बनाने के लिए क्या किया गया, 6 वेदांगों की रचना की गई। अब वो 6 वेदांग क्या है, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी के नाम आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। तो फर्स्ट है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो कौन कौन से 6 वेदांगा हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट है, शूद्र युग के अंत तक आते आते वैदिक साहित्य के अध्ययन के स्थान पर अन्य विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में कर लिया गया। जैसे कि शूद्र युग जब तक आया तो वैदिक साहित्य तो हम पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ हम कई विषयों का और भी पढ़ने लगे थे, और बहुत सी चीज़ों ने उसका समावेशन कर लिया था, जैसे कि दर्शन, धर्मशास्त्र, रामायण और महाभारत आदि महाकाव्य, ये सभी चीज़ें हम पढ़ते थे। व्याकरण, खगोल विद्या, मूर्तिकला, वैद्यक, पोत निर्माण, कला के क्षेत्र में प्रगति हुई। तो कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। हम वैदिक साहित्य भी पढ़ते थे, हम धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, इन सभी चीज़ों का अध्ययन भी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न व्यवसायों तथा शिल्पों की भी शिक्षा का प्रबंध किया गया। बहुत सारे व्यवसायों की शिक्षा की गई, यानी वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाने लगी। धार्मिक तथा लौकिक विषयों की शिक्षा में समन्वय स्थापित किया गया। इस युग में स्नातक वेदों तथा 18 शिल्पों में निपुण होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वात्स्यायन के काम सूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। तो किसमें, वात्स्यायन का जो काम सूत्र है उसमें 64 कलाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इम्पॉर्टेंट है ये, जिनका अध्ययन सुसंस्कृत महिला के लिए अनिवार्य बताया गया है। ये अध्ययन किसके लिए अनिवार्य बताया गया है, 64 कलाओं का महिलाओं के लिए, ठीक है। ये पाक विद्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं,
पाक विद्या आती है, शारीरिक प्रसाधन, संगीत, नृत्य, चित्रकला, सफाई, सिलाई कढ़ाई, व्यायाम, मनोरंजन आदि से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कला किसके लिए है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कामसूत्र के अतिरिक्त कादम्बरी, शुक्र नीतिसार, ललित विस्तार आदि के भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारतीय साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो विदेशी हमारे देश में आए थे शिक्षा ग्रहण करने, कौन कौन आया था? ह्यून सांग आया था। पहले तो ह्यून सांग आया था, ह्यून सांग का नाम बहुत फेमस है। तो ये क्या आए थे? ये यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे। तो प्राचीन भारतीय साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण, जो उन्होंने विवरण तैयार किए, जो उन्होंने विवरण दिए, उनसे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के जो शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 वेद थे, 6 वेदांगा थे, 14 विधाएं थी और 18 शिल्प थे और 64 कलाएं थी आदि सम्मिलित थे। ये हमको ध्यान रखना है कि वेद कितने हैं हमारे? 4, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मैंने इससे पहले कि सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कितने कितने क्या चीज़ें आती हैं। 6 वेदांग होते हैं, 14 विधाएं हैं, 18 शिल्प हैं और 64 कलाएं हैं। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, 14 विधाओं से तात्पर्य 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा तथा तर्क से है। ठीक है, जो 14 विधाएं हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? 4 वेदांग, 6 वेदांग, 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा तथा तर्क। ठीक, ह्यून सांग तथा अल बरूनी के विवरण से पता चलता है कि व्याकरण तथा ज्योतिष की शिक्षा का भारत में बहुत अधिक प्रचलन था। जब ह्यून सांग और अल बरूनी थे, उन्होंने क्या किया? यहाँ से शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने कुछ विवरण तैयार किए। उन विवरणों से ये पता चला कि यहाँ पर ग्रामर यानी कि व्याकरण की शिक्षा और ज्योतिष की ये बहुत क्या थी? प्रचलन में थी। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने अपने विवरण में कौन कौन सी शिक्षा का क्या किया है? बात की है। तो किन किन शिक्षा की बात की उन्होंने? व्याकरण की और ज्योतिष शिक्षा की, जो कि भारत में उस टाइम पर बहुत ही फेमस थी और प्रचलन में थी। नेक्स्ट पॉइंट है, तक्षशिला में वैदिक साहित्य के साथ साथ 18 शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती थी। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वहाँ पे वैदिक साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, उसके साथ 18 शिल्पों की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक युग के प्रारंभ में शिक्षा मौखिक होती थी। पहले क्या था? शिक्षा मौखिक होती थी, लिखित नहीं होती थी। लिखित क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, क्योंकि जो कागज़ था वो बहुत महंगा था, इसलिए जो शिक्षा थी वो कैसी होती थी? मौखिक रूप से दी जाती थी। तथा पवित्र मंत्रों को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता था। जो मंत्र थे, बोला जाता था कि आप उनको अपने मस्तिष्क में कंठस्थ कर लें और बिल्कुल सही, उनका गलत उच्चारण आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वैदिक युग में कैसी शिक्षा दी जाती थी? मौखिक। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरोहित वर्ग के लोग विशेष रूप से मंत्रों को याद कर लिया करते थे। जो पुरोहित वर्ग के लोग थे वो मंत्रों को याद करते थे, यानी अपने मस्तिष्क में कंठस्थ करते थे। सामान्य जन केवल कुछ प्रसिद्ध मंत्रों को ही याद किया करते थे। कालांतर में मंत्रों को याद करने के साथ ही उनकी व्याख्या के ज्ञान पर भी बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, निरुक्त वेदांग में ऐसे व्यक्ति की निंदा की गई है जो मंत्रों की व्याख्या जाने बिना ही उन्हें याद कर लेता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता है, मगर वो हम याद कर लेते हैं एज इट एज। ठीक है, तो ये निरुक्त वेदांग का क्या था? निरुक्त वेदांग जो था वो उन लोगों की निंदा करता था, उन व्यक्तियों की निंदा करता था जो मंत्रों को कंठस्थ तो कर लेते थे मगर उनको उनका मीनिंग नहीं पता था। जो मंत्रों की व्याख्या नहीं जानते थे, उनकी मीनिंग नहीं जानते थे, उनकी व्याख्या नहीं कर सकते थे, उनको से वो रट लेते थे। यहाँ पर क्या? रोट मेमोराइजेशन। वो क्या करते थे? रोट मेमोराइजेशन करते थे। इंपॉर्टेंट है कि निरुक्त वेदांग कैसे लोगों की निंदा करता है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन समय में कागज तथा छपाई के साधनों के अभाव में पुस्तकें अत्यंत महंगी थीं। तो कागज नहीं थे हमारे पास, छपाई के साधन नहीं थे,
तो इसलिए जो बुक्स थी, जो कॉपी थी, वो इतनी महंगी थी, इसीलिए उन बोला जाता था कि आप मौखिक ही शिक्षा प्रदान करिए और जो शिक्षार्थी है वो मौखिक ही शिक्षा को ग्रहण करें। पुस्तकालयों का भी अभाव था। ऐसी स्थिति में मौखिक शिक्षा ही सबसे सरल तथा सही माध्यम थी। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं गुरुकुल पद्धति यानी गुरुकुल सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख तत्व गुरुकुल व्यवस्था है। तो जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी वहाँ पे क्या होता था, गुरुकुल व्यवस्था की जाती थी, जहाँ पर जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, वो आकर निवास करते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। इसमें विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरु के घर पर निवास कर शिक्षा प्राप्त करते थे। कभी कभी वह शिक्षा केंद्रों से संबद्ध छात्रावासों में निवास करता था। इस प्रकार के विद्यार्थियों को अंतेवासी अथवा आचार्य कुलवासी कहा गया है। इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था, जो क्या करते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं छात्रावास करते थे, तो उनको क्या कहते थे, आचार्य कुलवासी या फिर अंतेवासी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी उपनयन संस्कार के साथ गुरुकुल में निवास करें। जो उपनयन संस्कार है वो मैंने आपको बताया था कि उपनयन संस्कार किस एज में होता है और इसको क्या कहते हैं, दूसरा जन्म। कि जो विद्यार्थी है उसका क्या हुआ है, दूसरा जन्म हुआ है उसके गुरु के घर में या फिर गुरु के निवास में। ठीक। तो उपनयन संस्कार होता था गुरुकुल में तथा विविध विषयों की शिक्षा प्राप्त करें, वो अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु के समीप रहते हुए विद्यार्थी उसके परिवार का एक सदस्य हो जाता था। जो गुरु थे वो उनको, विद्यार्थियों को अपने समीप रखते थे और उनको भी अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ उसे गुरु के पहले उठना तथा उसके सो जाने पर सोना पड़ता था। तो जो विद्यार्थी थे, जब तक गुरु नहीं सोता था तब तक वो सोते नहीं थे और वो गुरु से पहले उठ जाते थे। गुरु की सेवा करना उसका परम कर्तव्य था। तो जो गुरु थे, जो उनको शिक्षा देते थे, उनकी सेवा करना उनका कर्तव्य था। उसकी सेवाओं के बदले गुरु भी उसका व्यक्तिगत ध्यान रखता था तथा पूरी लगन के साथ उसे विविध विद्याओं और कलाओं की शिक्षा प्रदान करते थे। जो गुरु थे वो अपने विद्यार्थी का बिल्कुल ऐसे ध्यान रखते थे जैसे वो उनके बिल्कुल परिवार हों। ठीक है। और उनको बहुत सी कलाओं में, बहुत से सब्जेक्ट में उनको क्या करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु के चरित्र तथा आचरण का शिष्य के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता था तथा वह उसका अनुकरण करता था। गुरु, जो उसके गुरु होते थे, उनका जैसा चरित्र था, जैसा उनका आचरण था, विद्यार्थी उनके ही आचरण का क्या करता था, अनुकरण करता था, यानी कि नकल उतारता था। और क्यों ना उतारे, क्योंकि गुरु अगर अच्छा है तो आप उसका अनुकरण कर सकते हैं। तो जो प्राचीन शिक्षा थी हमारी, उसमें जो विद्यार्थी थे वो अपने गुरु का चरित्र का, गुरु के आचरण का अपने सीधा प्रभाव उनके कहाँ पड़ता था, मस्तिष्क में पड़ता था और वो उसका अनुकरण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, परिवार के वातावरण से दूर रहने के कारण उसमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती थी। तो वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे तो उनको सभी काम स्वयं से करने पड़ते थे। तो वो क्या हो जाते थे, आत्मनिर्भर। वो खुद अपने ऊपर ही निर्भर थे कि अगर उन्हें कोई काम करना है, अगर उन्हें अपने क्लोथ्स भी धोने हैं तो वो खुद धुलेंगे, उन्हें खाना बनाना है तो वो खुद बनाएंगे। तो इससे क्या होता था, वो आत्मनिर्भर हो जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वह संसार की गतिविधियों से अधिक अच्छा परिचय प्राप्त कर सकता था। उसमें अनुशासन की प्रवृत्ति का भी उदय होता था, वो अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत में गुरुकुल की शिक्षा को घर की शिक्षा की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय बताया गया है। जो महाभारत है वहाँ पे बोला गया कि जो गुरुकुल की शिक्षा है वो घर की शिक्षा की अपेक्षा बहुत ही अच्छी है, यानी गुरुकुल की जो शिक्षा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुकुल सदैव वनों में ही स्थित नहीं होते थे। जो गुरुकुल थे ये ऐसा नहीं है कि वो वन में ही स्थित होंगे, वो कहीं पर भी स्थित हो सकते थे। बन देखते हैं, गुरुकुल ग्रामों तथा नगरों में अवस्थित होते थे। शिक्षक गृहस्थ थे और स्वाभाविक रूप से वे अपने निवास स्थान के समीप ही रखते थे। यह आवश्यक था कि गुरुकुल ग्राम या नगर में किसी उपवन या एकांत स्थान पर स्थित हो, तो वो एकांत स्थान पर स्थित होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि कृष्ण तथा बलराम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये,
कि विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि कृष्ण तथा बलराम ने संदीपनी के आश्रम में रहकर अध्ययन किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण ने और बलराम ने किसके आश्रम में रहकर अध्ययन प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रामायण में भारद्वाज तथा वाल्मीकि के गुरुकुलों का उल्लेख भी मिलता है। कहाँ पर? रामायण में। तो रामायण में दो लोगों के जो गुरुकुल है उनका उल्लेख मिलता है, भारद्वाज और वाल्मीकि। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत से ज्ञात होता है कि कौरव तथा मार्कंडेय ऋषियों के आश्रमों में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मुनि दुर्वासा के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो जो मुनि दुर्वासा थे उनके आश्रम में कितने स्टूडेंट पढ़ते थे? 10,000। टाइम जब प्राचीन शिक्षा थी तो वहाँ मुनि दुर्वासा के आश्रम में कितने विद्यार्थी थे? 10,000 विद्यार्थी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त युग के ब्राह्मणों को जो भूमिदान दिया जाता था उसे अग्रहार कहा जाता था। तो जो गुप्त युग के ब्राह्मण थे उन्हें भूमिदान दी जाती थी, उसे हम क्या कहते थे? अग्रहार कहते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अग्रहार भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हर्षचरित में गुरुकुल का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में किस चीज का उल्लेख मिलता है? गुरुकुल का। और अग्रहार क्या थे? शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको गुरुकुल पद्धति समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन की वीडियो है वो भी लगातार आ रही है, तो आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन और कंटेंट दोनों ही हमारे आ रहे हैं। इसके बाद हम कम्युनिकेशन यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।